नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैग एंथ्रोपोलॉजी, सेमेस्टर आई, बैंक 131 मानव विज्ञान और शोध विधि, खंड 1 मानव विज्ञान की समझ, इकाई 2 मानव विज्ञान की शाखाएं, सीखने के उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातों को समझने में सक्षम होंगे। मानव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की समझ, मानव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच अंतर्संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन और विषय के मौजूदा अध्ययन क्षेत्र की समझ। 2.0 परिचय। मानव विज्ञान एक समग्र और बहुआयामी अनुशासन है जो समग्रता में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। यह न केवल प्रकृति के एक हिस्से के रूप में बल्कि जैविक और सामाजिक विशेषताओं के संदर्भ में एक गतिशील प्राणी के रूप में भी मनुष्य का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान समग्र है क्योंकि यह संस्कृति और समाज के सभी पहलुओं, उदाहरण के लिए धर्म, सामाजिक जीवन, राजनीति, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी का अध्ययन एक एकीकृत और व्यापक तरीके से करता है। मानव विज्ञान को मनुष्य के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मानव शरीर, व्यवहार और सभी मानव समूहों के मूल्यों में समानताएं और अंतर को ध्यान में रखता है। मानव विज्ञान के व्यापक दायरे और विशालता को समझने के लिए इसको 4 शाखाओं में विभाजित करना आवश्यक है। मानव विज्ञान की 4 शाखाएं हैं: जैविक भौतिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान। मानव विज्ञान अपनी 4 शाखाओं के साथ साथ मानविकी, सामाजिक विज्ञान, जैविक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के साथ अंतःस्थापितता और अंतर संबंध सुनिश्चित करके अपने समग्र अभिविन्यास को बरकरार रखता है। 2.1 भौतिक जैविक मानव विज्ञान, शारीरिक मानव विज्ञान, जिसे अब जैविक मानव विज्ञान के रूप में जाना जाता है, मानव विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है। शारीरिक मानव विज्ञान मानव शरीर, आनुवांशिकी और जीवित प्राणियों के बीच मनुष्य की स्थिति का अध्ययन करता है। जैसा कि नाम इंगित करता है, यह मनुष्य की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। ये जीव विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करता है और शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, प्राणिशास्त्र, जीवाश्म विज्ञान और अन्य के निष्कर्षों का उपयोग करता है। पॉल ब्रोका, 1871, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक ने भौतिक मानव विज्ञान को इन शब्दों में परिभाषित किया है: विज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानवता, इसके विभिन्न भाग और इनका प्रकृति के साथ अंतर्निहित संबंध का पूर्ण अध्ययन है। बसु रॉय में उद्धृत 2012-5 हर्स्कोविट्ज के अनुसार शारीरिक मानव विज्ञान संक्षेप में मानव जीव विज्ञान है। पिडिंगटन कहते हैं, शारीरिक मानव विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय मानव जाति के वर्गीकरण और विशेषताओं से है। भौतिक मानव विज्ञान में अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है मानव विकास, जो ये दिखाता है कि मानव शरीर विभिन्न चरणों के माध्यम से कैसे विकसित हुआ है। दास में उद्धृत 1996-3। शारीरिक मानव विज्ञान प्रारंभ में मानव शरीर और मानव कंकाल पर माप और अवलोकन के अध्ययन के लिए समर्पित था। आज भौतिक या जैविक मानव विज्ञान में निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं: विकासवादी जीव विज्ञान और मानव आनुवांशिकी का अध्ययन, आधुनिक मनुष्यों की उत्पत्ति को समझने के लिए मनुष्य का वानर से क्रमबद्ध होमोनिड विकास, मानव आबादी में जैविक अंतर, मानव विकास और विकास पर जैव सांस्कृतिक अवलोकन। 2.1.1 इतिहास और विकास। यद्यपि मनुष्य के भौतिक पहलुओं का अध्ययन इतिहास के जनक हेरोडोट्स के समय से किया गया है, लेकिन भौतिक मानव विज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में केवल 19वीं शताब्दी के मध्य के उत्तरार्ध में विकसित हुआ था। हेरोडोट्स 484 ईपू से 425 BC ने अपने लेखों में मिस्र और फारस के लोगों की मानवीय खोपड़ी में मतभेदों का उल्लेख किया था, जिसके लिए उन्होंने पर्यावरण को जिम्मेदार ठहराया। हिप्पोक्रेट्स 460 ईपू से 377 ईपू, जो कि भौतिक मानव विज्ञान के पिता हैं और भौतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हैं, उन्होंने भौतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में कई योगदान दिए, जिनमें से 2 क्रमशः डी नेचुरा होमिनिस और डी एराइक्विसिट लोकी मानव वैज्ञानिकों के लिए विशेषकर रुचिकर हैं। अरस्तु 384 BC से 322 ईपू, जिनका अध्ययन जीव विज्ञान पर आधारित था। इन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा। यद्यपि मनुष्य के शारीरिक और मानसिक संरचना पर उनका किया गया कार्य धार्मिक रूढ़ि और दर्शन के सिद्धांतों से प्रभावित नहीं था। यद्यपि उन्होंने मनुष्य को जानवरों के बीच रखा, फिर भी उन्होंने मस्तिष्क के सापेक्ष उनके आकार, दबाने वाली चाल और मानसिक पात्रों जैसी उनकी विशिष्ट विशेषताओं पर भी ध्यान दिया। रोम में गैलन 131-200 AD ने मांसपेशियों, नसों, भ्रूण गठन आदि पर लेखों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। एंड्रियास वेसालियस 1514-1564 ने मनुष्यों और लंगूरों की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया, जिसने उन दिनों के रचनात्मक अध्ययनों में एक क्रांति पैदा की थी।
मानव शरीर रचना पर उनका अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित था और वह विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करने में सक्षम था। उन्होंने ही आधुनिक शरीर रचना की नींव रखी। 17वीं शताब्दी के आसपास बहुत अधिक अध्ययन किए गए थे, जिनमें से जोहान स्पर्लिंग के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिया 1668 और सैमुअल हाउर्थ के एंथ्रोपोलॉजिया या फिलोसॉफिकल डिस्कस कंसर्निंग मैन 1680 उल्लेखनीय हैं। लगभग उसी समय एडवर्ड टायसन 1650-1708 रॉयल सोसाइटी के एक साथी, जिनका मुख्य उद्देश्य तुलनात्मक रूपरेखा पर था, ने शरीर रचना पर पहला व्यवस्थित शोध किया था। उनका काम ओरंग ओटांग, सिवे होमो सिल्वेस्ट्रिस और एनाटॉमी ऑफ ए पिग्मी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ए मंकी एनएप एंड ए मैन 1699 को मानव विज्ञान में कपियों की शरीर रचना पर विश्लेषणात्मक अध्ययन का पहला प्रयास माना जाता है। 18वीं शताब्दी लिनियस, बफॉन और ब्लूमेंबेक द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान से उल्लेखनीय हैं। स्वीडिश कार्ल लिनियस 1707-1778 अपने अमर कार्य सिटेमा नेचर ने प्रत्येक जीवित जीव को 2 लैटिन नामों बाइनरी नामकरण, जीनस के लिए एक और अन्य प्रजातियां स्पीशीज के लिए नामित किया। लिनियस के दिनों से मनुष्य को वैज्ञानिक रूप से होमोसेपियंस के रूप में जाना जाता है। लिफियस के फ्रांसीसी समकालीन बफान 1707-1780 ने जैविक दुनिया में अपने विशाल काम हिस्टोरिक नेचुरल में विभिन्न परिवर्तनों पर चर्चा की, लेकिन यह एक फ्रांसीसी लैमार्क 1744-1829 थे जो मानव जाति के अध्ययन हेतु वानर से मनुष्य के वंशज पर अवलोकन के लिए साहसपूर्वक साथ और आगे आए थे। लैमार्क ने मानव विकास के लिए कभी कभी वानरों द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति की इरेक्स्टिक पोश्वर खड़ी मुद्रा को काफ़ी महत्व दिया। लैमार्क को उनके सिद्धांत के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान विकसित विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। जेफ ब्लूमेंबेक 1752-1840 भौतिक मानव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाते हैं, जो कपाल विज्ञान के असली संस्थापक थे। उन्हें अपने प्रकाशन डेकेडेस क्रेनोरम के माध्यम से एक कपाल वैज्ञानिक के रूप में मान्यता मिली। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ब्रोका, फाउलर और टर्नर जैसे मानव वैज्ञानिक ने कपाल विज्ञान अध्ययन में ब्लूमेंबेक के मार्ग का अनुसरण किया। जे.सी. प्रिचर्ड 1786-1848 ने अपने शोध रिसर्च इनटू द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन 1848 में मानव जाति पर कुछ वर्गीकृत और व्यवस्थित तथ्यों को उजागर किया। सैमुअल जॉर्ज मॉर्टन 1786-1848 मानव भौतिक विविधता का अध्ययन करने के लिए मानव विज्ञान मापों का उपयोग करते थे। वर्ष 1859 मानव विज्ञान के इतिहास में अत्यधिक उल्लेखनीय है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन के साथ लोगों की सोच में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। सोसाइटी डे एंथ्रोपोलॉजी डे पेरिस की स्थापना 19 मई 1859 को हुई थी और फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और चिकित्सक पॉल ब्रोका 1824-1880 को इसका सचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने कपाल मानवमिति के अध्ययन की विभिन्न पंक्तियों पर नई रोशनी डाली। 1880 के बाद से ब्रोका के एक मित्र और सहयोगी जोसेफ डेनिकर ने विश्व जनसंख्या में नस्लीय विशेषताओं पर अपने अध्ययन से 29 नस्लीय प्रजातियों को मान्यता दी। जर्मनी में विच 1821-1902 ने खोपड़ी रोगविज्ञान पर अपने कार्यों के माध्यम से भौतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। लैंडस्टीनर ने मानव रक्त समूहों के अध्ययन के आधार ने मानव विज्ञान के विश्लेषण में एक नया परिदृश्य खोला। अमेरिका में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में भौतिक मानव विज्ञान के विकास की दिशा में एलिस हडली के 1860-1943 के योगदान को कभी कम नहीं आंका जा सकता है। इनके अथक प्रयास से 1918 में अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना हुई। इन्होंने 1930 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्थापना में भी योगदान दिया। समय के साथ मानव विज्ञान का अध्ययन और उसमें और अधिक विशिष्टता हासिल करने में विनियम एशली मोंटागू, हुटन, बार्नेट और जूकमैन ने मानव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया। मानव विज्ञान का आधुनिक दौर 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। फ्रांस बोआस 1858-1942 ने मानव जाति के अध्ययन के लिए उनकी संस्कृति पर जोर दिया। मानव जाति की समस्याओं के समाधान में विभिन्न मानव वैज्ञानिक वी यूरोपियन 1935, डाहलबर्ग, रेस, रीजन एंड रब्बीश 1942, डेंजर स्मिथ 1945, वॉशबर्न, द रेसेस ऑफ यूरोप 1945, बोर्ड जैसे हुक्सली एंड हेडन एशली मोंटागू, मैन मोस्ट, जेनेटिक्स एंड द रेसेस यूनेस्को के प्रजाति की ऑफ मैन 1950 ने अलग अलग दृष्टिकोणों से योगदान दिया। प्रवृत्ति और भिन्नता के अध्ययन और विश्लेषण पर 1952 का कथन विभिन्न मानव वैज्ञानिकों और आनुवंशिकी वैज्ञानिकों के एकीकृत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जो 1956 में द रेस क्वेश्चन इन मॉडर्न साइंस में प्रकाशित हुआ। सरकार 1997
1939 में W.M. क्रोगमैन के मानव विज्ञान में अग्रणी कार्य से फोरेंसिक मानव विज्ञान का एक विशेष शाखा के रूप में विकास हुआ। 1965 में कैरले ने मानव कंकाल की सहायता से मानव की मृत्यु के समय उनके उम्र के अनुमान पर अपना शोध कार्य प्रकाशित किया। एटलक्विस्ट एंड डैम्स्टन 1975 और थॉम्पसन 1979 ने इस विधि में और सुधार किया। 1978 में अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना हुई। शेरवुड वॉशबर्न ने 1950 और 1960 के दशक के दौरान कार्यक्षेत्र विधि की परंपरा को पुनः परिचित कराया, जिससे समकालीन मानव विज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2.1.2 अध्ययन के वर्तमान क्षेत्र भौतिक या जैविक मानव विज्ञान के अध्ययन ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, क्योंकि इसके विकास के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के व्यवस्थित अभिविन्यास पर अधिक जोर दिया गया है। पुरापाषाणकालीन मानव विज्ञान। पुरापाषाणकालीन मानव विज्ञान या मानव विकासवादी अध्ययन मानव जाति के जैविक इतिहास के लिखित प्रमाण पर ध्यान केंद्रित करता है। मनुष्य के मानव विकासवादी इतिहास को पृथ्वी के विभिन्न परतों से एकत्रित जीवाश्म कंकाल अवशेषों के अध्ययन के आधार पर एक पुरापाषाणकालीन मानव वैज्ञानिक द्वारा पुनर्निर्मित किया जाता है। पुरापाषाणकालीन मानव वैज्ञानिक इस प्रकार मनुष्य और वानर की तुलनात्मक शारीरिक रचना में विशेषज्ञ हैं, और वे विभिन्न क्षेत्रों से जीवाश्म अवशेषों को एकत्रित करके उनका मूल्यांकन करते हैं और अपनी स्थिति और विकासवादी सोच को स्थापित करते हैं। पुरापाषाणकालीन आरंभिक मानव विज्ञान प्राइमोटोलॉजी। पुरापाषाणकालीन आरंभिक मानव विज्ञान जीवित और आरंभिक वानर जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित है। आरंभिक जीवाश्म विविधताओं से पूर्ण है, जिसमें सभी जानवर और मानव शामिल हैं, तथा ये मानव विज्ञान के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए आरंभिक जीवाश्म का एक एकीकृत अध्ययन मनुष्य की स्थिति को समझने में मदद करता है। इस तरह के अध्ययनों के माध्यम से हमारे निकटतम रहने वाले प्राणियों को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान हड्डियों के अध्ययन का विज्ञान है। एक अस्थि विज्ञान विशेषज्ञ हड्डी की संरचना, कंकाल और आकारिकी का अध्ययन करता है और मानव अवशेषों की आयु, लिंग, विकास और मृत्यु का पता लगाता है। मानव आनुवांशिकी ईसी कॉलिन के मुताबिक आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों में देखी गई आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांतों के नियमों से संबंधित है। मानव आनुवंशिकी। मानव आनुवंशिकता का अध्ययन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकता की प्रक्रिया के माध्यम से प्रसारित मानव भौतिक विशेषताओं को समझना है। दास 1996 3-4। मानव आनुवांशिकी मानव प्रजातियों के जीव विज्ञान को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करता है। मानव आनुवांशिकी के अध्ययन की शुरुआत के परिणामस्वरूप जैविक मानव विज्ञान के रूप में भौतिक मानव विज्ञान को नामित किया गया। मानव आनुवांशिकी में वंशानुगत लक्षणों और मानव विरासत की प्रकृति के संचरण के नियमों का अध्ययन परिवारों, वंशावली और आबादी के व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। मानव आनुवांशिकी मानव जीन की क्रिया और अभिव्यक्ति, लिंग के आनुवांशिक पहलू और नए वंशानुगत विविधताओं की उत्पत्ति पर पर्यावरण के प्रभाव से भी चिंतित है। मानव आनुवांशिकी के अध्ययन के माध्यम से हम जन्मजात प्रकृति की विरासत को समझने में सक्षम हैं, जो हमें अपने साथी मनुष्यों से अलग करता है। इस प्रकार हम उस प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं जिसके माध्यम से वंशानुगत समानताएं और मतभेद पीढ़ी दर पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। जनसंख्या आनुवंशिकी। आनुवंशिक परिप्रेक्ष्य में एक जनसंख्या को यौन वर्ण संकर निषेचित व्यक्तियों का एक प्रजनन समुदाय जो अपने सामान्य जीन समूह को साझा करते हैं के रूप में परिभाषित किया जाता है। सरकार में उद्धृत 1997-53 जनसंख्या अध्ययन विकास की प्रक्रियाओं, प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक बहाव, जीन प्रवाह और उत्परिवर्तन की प्रक्रियाओं की समझ प्रदान करता है। युग्मविकल्पी जनसंख्या में आवृत्ति वितरण और परिवर्तन के अध्ययन के माध्यम से नई प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया और उनके अनुकूलन को इस तरह के अध्ययनों में भी ध्यान में रखा जाता है। आणविक मानव विज्ञान। आणविक मानव विज्ञान सभी मौजूदा आबादी के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। आणविक विश्लेषण और डीएनए अनुक्रम के उपयोग के माध्यम से पहले और समकालीन मनुष्यों के बीच अंतर संबंध को समझने के प्रयास किए जाते हैं। मानव भिन्नता। मानव जीव विज्ञान मुख्य रूप से मानव भिन्नता का अध्ययन करता है। मनुष्य में भिन्नता पूर्वजों और पर्यावरण की क्रिया से विशेष विशेषताओं की विरासत द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार मानव भिन्नता के अध्ययन में जीनों और पर्यावरण के प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। मानव विकास और विकास। यह क्षेत्र मानव विकास और विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में सक्षम बनाता है। मानव विकास और विकास आनुवांशिकता, पोषण और पर्यावरण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर हैं। मानव विकास और विकास के अध्ययन में इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी आबादी और उनके पर्यावरण और अन्य जीवित जीवों के साथ ऊर्जा आदान प्रदान के बीच संबंध पद्धति के अध्ययन से संबंधित है। प्राकृतिक पर्यावरण के लिए मानव अनुकूलन और समायोजन की पद्धति मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसलिए इसका अध्ययन भौतिक मानव वैज्ञानिक के लिए प्रमुख है।
फोरेंसिक मानव विज्ञान। फोरेंसिक मानव विज्ञान कानूनी उद्देश्यों के लिए मानव कंकाल अवशेषों की पहचान के साथ संबंधित है। फोरेंसिक मानव वैज्ञानिक मानव अवशेषों के विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से हत्या पीड़ितों, गायब व्यक्तियों या दुर्घटनाओं और आपदाओं में मारे गए लोगों की पहचान करने में सक्षम हैं। कई मामलों में फोरेंसिक मानव वैज्ञानिकों ने ऐसे पीड़ितों की पहचान की है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानव दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप मारे गए हैं। जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी का अध्ययन सीधे प्रजनन और मृत्यु दर से संबंधित है और ये दो कारक विशेष रूप से आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। जनसांख्यिकीय अध्ययन में विभिन्न सांख्यिकीय आंकड़े और उनके बाद के विश्लेषण का उपयोग शामिल है। जनसांख्यिकीय अध्ययन प्रकृति, विकास, आयु, लिंग संरचना, स्थानिक वितरण, प्रजनन और जनसंख्या की मृत्यु दर के अलावा प्रवासन के आसपास केंद्रित है। उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भौतिक या जैविक मानव विज्ञान का दायरा बहुत हद तक विकसित हुआ है और विषय के बढ़ते आयाम विभिन्न दृष्टिकोणों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। समय के साथ शारीरिक मानव विज्ञान का ध्यान बदल रहा है। मानव आनुवांशिकी के अध्ययन की शुरुआत के परिणामस्वरूप जैविक मानव विज्ञान के रूप में भौतिक मानव विज्ञान को नामित किया गया। आज तक भौतिक या जैविक मानव विज्ञान के अनुप्रयोग दुनिया भर में मनुष्यों के विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित हुए हैं। 2.2 सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान मानव विज्ञान की दूसरी प्रमुख शाखा है जो मानव संस्कृति और समाज के तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। सामाजिक व्यवहार का गहन अध्ययन। मानव व्यवहार में पारंपरिक पद्धति, विचार और भावनाओं और सामाजिक समूहों के संगठन को सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के दायरे में शामिल किया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान को ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक मानव विज्ञान और अमेरिका में सांस्कृतिक मानव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में इसी तरह के अध्ययनों के लिए मानव जाति विज्ञान शब्द का उपयोग किया गया था। 2.1 इतिहास और विकास। जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया तब से खुद को और दुनिया भर के अन्य लोगों के तरीकों के बारे में जानने के लिए उनकी रुचियां बढ़ रही हैं। ग्रीक सामाजिक विचारकों और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दार्शनिकों द्वारा विधिवत तर्कसंगतता के साथ सामाजिक तथ्यों और विषयों पर चर्चा की गई। ग्रीक विद्वानों जैसे हेरोडोट्स, डेमोक्रिटस 460 ईसा पूर्व से 370 बीसी, प्रोटगोरस 480 से 410 बीसी, सुकरात 470 से 399 बीसी और अरस्तु सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के प्रारंभिक चरणों के दौरान उल्लेखनीय है। हेरोडोट्स ने अपनी यूनानी संस्कृति को प्रचलित आदिम संस्कृति से बेहतर माना। फिर भी उन्होंने मानव जाति और रीति रिवाजों का अध्ययन करने के महत्व का समर्थन किया जो आज मानव विज्ञान के अध्ययन में एक केंद्रीय विषय है। वह अपनी संस्कृति, द हिस्ट्रीज में विभिन्न संस्कृतियों और उनके संघर्षों के प्राचीन सम्मेलनों, प्रथाओं, प्राकृतिक आवास, राजनीतिक परिदृश्य इत्यादि का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें कई लोगों द्वारा मानव विज्ञान के जनक के रूप में पहचाना जाता है। हेरोडोट्स के बाद आए डेमोक्रिटस ने प्रकृति पर लिखा। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय पौधे और खनिजों की जांच और परीक्षण करने में लगाया। दार्शनिक प्रोटैगोरस अपने वाक्यांश मनुष्य सभी चीज़ों का माप है के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समझाया कि कैसे सामाजिक लक्षण विकसित हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रारंभिक समाज समरूप, एकीकृत और निर्विवाद था और कुछ बुनियादी आविष्कार जैसे भाषा, परिवार, न्याय, नैतिकता इत्यादि मानव विकास के शुरुआती चरणों में किए गए थे। विकिपीडिया के अनुसार डेमोक्रिटस के लिए अधिक सत्य है। एक अन्य प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान सुकरात ने सामाजिक तथ्यों पर मानव विज्ञान की सोच की दिशा में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि समाज को कुछ सार्वभौमिक मूल्यों द्वारा निर्देशित किया जाता है जो विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों से आगे निकलते हैं। अरस्तु सभी ग्रीक दार्शनिकों में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानववैज्ञानिक शब्द का उपयोग किया जो मानव के बारे में बात करते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एंथोडोप्स अपनी प्रकृति से एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी दियोन है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वह पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है। संस्कृति और समाज पर उनका अध्ययन और उनकी मानव विज्ञान संबंधी अंतर्ज्ञान की संस्कृति सीखने से मिली है जो वर्तमान समय में मानव विज्ञान के सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन के समान है। लेकिन इस विषय का उचित व्यवस्थित अध्ययन तब शुरू हुआ जब यूरोपीय लोगों ने उपनिवेशों का गठन किया और अपनी संस्कृतियों को शामिल किया। लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी का एक अच्छा विवरण मिशनरी, यात्रियों और राजनयिकों से लिया गया था। डेविड ह्यूम और इमानुएल कांट ने खुलासा किया कि यात्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अध्ययन अत्यधिक साम्राज्यवादी और धारणा में नस्लवादी थे। प्राचीन समय में उपनिवेशों में साधारण जीवन के अध्ययन ने यात्रियों को नस्लीय श्रेष्ठता का दावा करने के लिए प्रेरित किया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत ने दार्शनिकों, सामाजिक विचारकों और शिक्षाविदों के लेखन से प्रमाण के रूप में एक और विकसित सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की।
थॉमस हॉब्स 1588-1679 ने लिवियान 1651 में समाज का अध्ययन किया और हर्बर्ट चेरबेरी 1583-1648 ने धर्म का इतिहास लिखा, जो कि तुलनात्मक धर्म पर प्रारंभिक कार्य था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन ने नई ऊंचाई प्राप्त की, क्योंकि विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन की पुस्तक उत्पत्ति प्रजातियों द्वारा प्रेरित ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में एक साथ विकसित हुआ। सर एडवर्ड बी टायलर 1832-1917 पारंपरिक विकासवादी विद्यालय के अग्रणी में से एक थे, जिन्होंने सांस्कृतिक विकास या अनियंत्रित सांस्कृतिक विकास के अनूठे अनुक्रम का समर्थन किया। बॉक्स 1 देखें। उन्होंने ऐतिहासिक संबंध जाने बिना दुनिया भर की संस्कृतियों में समानताओं पर जोर दिया, जो कि मानसिक एकता या मानव जाति की मानसिक एकता के कारण थे। बॉक्स 2 देखें। बॉक्स 1 एक रेखीय सांस्कृतिक विकास। माना जाता है कि दुनिया की संस्कृति या संस्कृतियों ने विभिन्न क्रमिक चरणों में निरंतर सफलता हासिल की, जिसके परिणामस्वरूप सरल रूप जटिल रूपों में बदलते हैं, एकरूपता विषमता में बदलती है और अनिश्चितता की स्थिति निश्चितता की ओर जाती है। टायलर ने अपनी एक योजना को प्रस्तुत किया जिसमें धर्म के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती है। 1. जीवात्मवाद, आत्माओं की पूजा, सरल समाजों से जुड़ा हुआ। 2. बहुदेववाद, कई देवताओं की पूजा। 3. एकेश्वरवाद, एक देवता की पूजा, उन्नत समाज से जुड़ा हुआ। हेनरी मेन, जेम्स फ्रेजर, L.H. मॉर्गन, बाचोफिन, W.H.R. रिवर्स, कार्लोस सेलिगमन और सीडॉन जैसे विचारकों ने मानव जाति के सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एक पद्धति के रूप में विकासवादी योजना के उपयोग का समर्थन किया। वे इस बात से भी आश्वस्त थे कि संस्कृति प्रगतिशील और विकास उन्मुख परिवर्तनों से गुजर चुकी है, लेकिन हमेशा अनुक्रम में होती है। उन्होंने संस्कृति में समानताओं को मनुष्य की मानसिक एकता के संदर्भ में समझाया। मॉर्गन ने विचार के इस विद्यालय के आधार पर मनुष्यों के विकासवादी आदर्श को बेकार, बर्बरता और सभ्यता के चरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया। बॉक्स 2 मानव जाति की मानसिक एकता, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, प्रतिक्रिया देने की मनुष्यों की समान मानसिकता है और समय की एक निश्चित अवधि पर इसी तरह के पर्यावरणीय स्थिति की तरह सोचता है। विचार के विकासवादी स्कूल ने समकालीन विद्वानों से गंभीर आलोचनाओं का सामना किया, जिन्होंने विरोधी विकासवादी या प्रसारवादी होने का दावा किया। उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि संस्कृति न केवल विकसित हुई बल्कि सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम से विकृत भी हो गई। वे इस बात से भी आश्वस्त थे कि मनुष्य मूल रूप से अनौपचारिक था और महत्वपूर्ण आविष्कार किसी विशेष स्थान पर किए गए थे, जहां से इसे विश्व के दूसरे हिस्सों में प्रसारित, प्रवासित और उधार दिया गया था। इस प्रकार सांस्कृतिक प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्थान या समाज में संस्कृति लक्षण, खोज या आविष्कार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों में फैलता है। समर्थकों की भौगोलिक और राष्ट्रीय पहचान के आधार पर प्रसार के विद्यालय को ब्रिटिश, जर्मन और अमेरिकन में बांटा गया है। इस स्कूल के मुख्य प्रतिपादक श्मिट, W.J. पेरी, रॉबर्ट लोवी, फ्रांज बोआस, क्लार्क विस्लर और A.L. क्रॉबर हैं। फ्रांज बोआस सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के इतिहास में सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। विचार के विकासवादी स्कूल के आलोचक के रूप में उन्होंने पूरी तरह से अनियंत्रित विकासवादी सिद्धांत को खारिज कर दिया और व्यापक क्षेत्र के काम के संचालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इसके प्रशंसकों और अव्यावहारिक विशेषज्ञों से मानव को विज्ञान मुक्त करने के लिए व्यापक क्षेत्रीय अध्ययन आयोजित किए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी संस्कृतियां अलग अलग थीं और इसलिए उन्हें अन्य संस्कृतियों की तुलना में उनके मूल्यों के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अवधारणा को ऐतिहासिक विशिष्टता के रूप में जाना जाने लगा। 2.2.2 अध्ययन के वर्तमान क्षेत्र। मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य की परंपरा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में आए। 20वीं सदी की शुरुआत में विद्वानों ने अनियंत्रित विकासवादी सिद्धांत की भी निंदा की। बोंस्लाव मेलिनोव्स्की इसके मुख्य समर्थक थे। वो मूल भाषा में अध्ययन करने वाले पहले मानव वैज्ञानिक थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक शोधकर्ता को मूल भाषा के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना चाहिए और गहन क्षेत्र कार्य करना चाहिए। उन्होंने संस्कृति के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए एक पद्धति भी विकसित की जिसके द्वारा मौजूदा संस्कृतियों की तुलना, विश्लेषण और व्याख्या की जा सकती है। मालिनोव्स्की की इस पद्धति को कार्यात्मकता के रूप में जाना जाता था। मालिनोव्स्की का मानना था कि संस्कृति के हर पहलू में एक कार्य है और वे परस्पर निर्भर और पारस्परिक हैं। कार्यात्मकता के उनके सिद्धांत के अनुसार संस्कृति के संस्थान पूरी तरह से व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं। एक अन्य ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, जो मालिनोव्स्की के समकालीन थे, ने सामाजिक संरचना की अवधारणा विकसित की। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना एक संस्थागत ढांचे के भीतर सामाजिक संबंधों के माध्यम से संबंधित है। रैडक्लिफ ब्राउन के लिए सामाजिक संरचना एक अनुभवजन्य इकाई है जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के विषय वस्तु का गठन करती है
उन्होंने इस विचार पर जोर दिया कि सामाजिक संगठन कई भागों से बने होते हैं और प्रत्येक भाग पूरी तरह से तैयार करने के तरीके में कार्य करता है। रैडक्लिफ ब्राउन का यह आदर्श संरचनात्मक कार्यात्मकता के रूप में जाना जाता है। बाफिन द्वीप समूह में बोआज द्वारा आयोजित, ट्रॉब्रिड द्वीप समूह में मालिनोव्स्की और अंडमान में रैडक्लिफ द्वारा आयोजित मानव विज्ञान के क्षेत्र कार्य ने कई विद्वानों और बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया। बोआस ने अपने छात्रों को 20वीं शताब्दी 1930 के दशक में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में एक सिद्धांत पर निर्माण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस समय रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड लिटन, कोरा डू बोइस, एकार्डनर और अन्य ने विकास और प्रसार के सिद्धांतों की आलोचना की। उन्हें मनोविश्लेषण के आधार पर संस्कृति और व्यक्तित्व या इसके विपरीत बातचीत के बीच बातचीत का अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस विचार के स्कूल को संस्कृति और व्यक्तित्व स्कूल के रूप में जाना जाता था। इस स्कूल को मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान स्कूल भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक स्कूल के अग्रदूत गेस्टल्ट मनोविज्ञान से प्रेरित थे, जो मनुष्यों के व्यवहार पद्धति की कुल धारणा से संबंधित है। सामाजिक मानव विज्ञान के उप हिस्से के रूप में मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान आज अध्ययन का एक बेहद मान्यता प्राप्त क्षेत्र है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 30वें दशक के अंत में विचारों का एक और स्कूल उभरा जब वी. गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ली वाइट और जूलियन स्टीवर्ट ने विकासवादी दृष्टिकोण के पुनरुत्थान की वकालत की। तीनों को नव विकासवादी के रूप में जाना जाने लगा। जूलियन एच स्टीवर्ट 1902-1972 ने अपनी थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज 1955 में संस्कृति पर पारिस्थितिक विज्ञान के शक्तिशाली प्रभाव के बारे में चर्चा की। लेस्ली ए वाइट 1900-1975 और पुरातत्वविद वी. गॉर्डन चाइल्ड 1892-1957 ने समाज के व्यवहार पर उत्पादन के सानों के प्रभाव के बारे में चर्चा की। 1950 के दशक में भाषाई, प्रतीकात्मक और संज्ञानात्मक मानव विज्ञान की शुरुआत ने सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन के क्षितिज को और बड़ा कर दिया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव वैज्ञानिक क्लाउड लेवी स्ट्रॉस सामाजिक व्यवहार, संबंधों और अनुभवों के अध्ययन के लिए संरचनात्मकता की अपनी पद्धति से निकटता से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार लेवी स्ट्रॉस की संरचनावाद सार्वभौमिक मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में सांस्कृतिक और सामाजिक पद्धति से संबंधित हो गया, जो मानव मस्तिष्क के जैव रसायन में निहित हैं। अमेरिका में विक्टर डब्ल्यू टनर, मैरी डगलस और क्लिफोर्ड गीट्स ने समाज की चमत्कारिक धार्मिक चिंताओं के आधार पर प्रतीकात्मक मानव विज्ञान पर काम किया, जो संरचनात्मकता से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गए। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत से आज तक मानव समाज और संस्कृति के अध्ययन में कई सिद्धांत तैयार किए गए थे। 20वीं शताब्दी के मध्य में महिलाओं, वर्ग और शक्ति संरचना, जाति, रोजगार, प्रवासन, शहरीकरण आदि पर अध्ययन देरिदा 1930-2004, मिशेल फूको 1926-1984, जैक्स लेकन 1901-1981, सिमोन डी बहुवार 1908-1986, जीन पॉल सार्त्र 1905-1980 जैसे विचारकों के काम मार्क्सवाद, नारीवाद, आधुनिकतावाद, उपनिवेशवाद के संरचनात्मकता के सिद्धांतों से प्रभावित थे। समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में दुनिया के सभी हिस्सों में शोध उन्मुख अध्ययन शामिल हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के तरीकों और तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग करके दुनिया भर में मनुष्यों के सांस्कृतिक लक्षणों और सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन सुनिश्चित करता है। लेकिन इस तरह के अध्ययन अनुशासन के समग्र अभिविन्यास को बनाए रखते हुए आयोजित किए जाते हैं। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, बहुसांस्कृतिकता और प्रवासी अध्ययन सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में एक प्रमुख प्रवृत्ति बन रहे हैं। आजकल सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में निम्नलिखित अध्ययन भी शामिल हैं: लिंग और अन्य उपक्षेत्र जैसे यौनिकता में लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर। मानवाधिकार, कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का अध्ययन हमें मानव समाज और संस्कृति को समझने में मदद करेगा। 2-3 पुरातात्विक मानव विज्ञान। पुरातात्विक मानव विज्ञान भौतिक अवशेषों और पर्यावरणीय आंकड़ों की पुनःप्राप्ति और विश्लेषण के माध्यम से मानव संस्कृतियों का अध्ययन करता है। पुरातत्वविदों द्वारा जांच किए जाने वाले भौतिक उत्पादों में उपकरण मिट्टी के बर्तन, परिवारों और बाड़ों को शामिल किया, साथ मानव, पौधे और पशु अवशेषों के निशान के रूप में बने रहते हैं, जिनमें से कुछ 2-5 मिलियन वर्ष पुराने हैं। हेविलैंड एट अल 2008-26 मनुष्य के अतीत के अवशेषों को पुनर्प्राप्त करने और अध्ययन करने के लिए पुरातत्व को विज्ञान के रूप में सबसे अच्छा विज्ञान माना जाता है। इसकी अपनी तकनीकें हैं, जिनमें से खुदाई एक है, जो बेहद विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। 1971-21 नेल्सन पुरातत्व को मूल, पुरातनता और मनुष्य और उसकी संस्कृति के विकास से संबंधित मूर्त अवशेषों के पूरे शरीर के अध्ययन के लिए समर्पित विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। दास
1996 35। यद्यपि पुरातात्विक एक अलग अध्ययन के रूप में मौजूद है, लेकिन मनुष्यों के अपने अध्ययन में यह मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार यह मानववादी विज्ञान बनाता है। पुरातात्विक काल में शामिल समय अवधि प्रागैतिहासिक, प्रोटो ऐतिहासिक और सभ्यता जैसे बाद की अवधि भी होती है। हाल के दिनों में नए पुरातत्व, प्रक्रियात्मक पुरातात्विक और बाद के प्रक्रियात्मक पुरातत्व जैसे अध्ययन ने शोधकर्ताओं को संस्कृतियों और इसकी प्रक्रियाओं के इतिहास को समझने में मदद की है। प्राचीन मानव विज्ञान, जातीय पुरातत्व और औपनिवेशिक पुरातत्व का अध्ययन सभी पुरातात्विक अध्ययन के ढांचे के भीतर शामिल है। प्रारंभ में पुरातात्विक मानव विज्ञान के अध्ययन में भौतिक और भौतिक संस्कृतियों का पता लगाने के लिए पूर्ण और सापेक्ष काल निर्धारण विधियों का उपयोग शामिल था। समय की जनसांख्यिकीय स्थिति और पर्यावरणीय क्रम, समय के साथ निर्वाह पद्धति, अर्थव्यवस्था इत्यादि सभी पुरातात्विक अध्ययन में शामिल थे। 2.3.1 इतिहास और विकास। प्रागैतिहासिक लिखित अभिलेखों से पहले मनुष्यों के अस्तित्व की बेहद लंबी अवधि है और लेखन की अनुपस्थिति में विभिन्न विशेष प्रकार के सबूत हैं, जिसके साथ प्रागैतिहासिक के छात्र को उसका अध्ययन करना है। 1971 21। पॉल टोरुनल 1833 ने दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं में निष्कर्ष निकालने के बाद पूर्व इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि 1851 में डैनियल विल्सन द्वारा सटीक शब्द प्रागैतिहासिक का उपयोग किया गया था। प्रागैतिहासिक चरणों का अध्ययन पत्थर, लकड़ी, हड्डी, धातुओं, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, गहने और संगठनों जैसे पदार्थों की मदद से पुरातत्वविदों द्वारा किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल विभाजन के बिना अध्ययन करने के लिए बहुत विशाल और विविध है। मूल और पारंपरिक विभाजन बेहद सरल था। ये प्रागैतिहासिक को 3 हिस्सों में विभाजित करता है, जो इस प्रकार हैं: पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। कुछ समय बाद कांस्य युग में तांबा भी शामिल हो गया, इस प्रकार इसे तांबा कांस्य युग कहा जाता था। हालांकि पाषाण युग इतना विशाल था कि आगे इसे निम्न पुरापाषाणकालीन, मध्य पुरापाषाणकालीन और उच्च पुरापाषाणकालीन में विभाजित किया गया। 3 पुरापाषाणकालीन चरणों के बाद अन्य चरणों को मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन चरण या संस्कृति कहा जाता है। कुछ पूर्व इतिहासकार निर्वाह अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के इस वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया: बर्बर या खाद्य एकत्रीकरण चरण, खाद्य उत्पादन चरण, शहरीकरण चरण। आदि इतिहास का चरण प्रागैतिहास के बाद आता है, जो प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है। इस अवधि को लेखन के कुछ रूपों की उपस्थिति से चिन्हित किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि भारत में मौर्य शासन के समय पूर्व हड़प्पा का समय आद्य इतिहास की श्रेणी के तहत आते थे, यानी 3500 से 300 BC तक। सभ्यता को बड़े जटिल समाजों, तय अस्तित्व, जानवरों को पालतू बनाना, पौधों, विशेषज्ञ व्यवसायों, श्रम और व्यापार के विभाजन की उपस्थिति से चिन्हित किया जाता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईपू। इसके 2 शहरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया उस समय के ज्ञात अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। ये सत्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इतिहास से गायब हो गई है, जबकि अन्य जारी सभ्यताएं एक पुरातत्ववेत्ता के लिए प्रमुख चिंताओं में से एक है। पुरातात्विक मानव विज्ञान ने अतीत में संस्कृतियों के मूल, वृद्धि और विकास को खोजने और समझाने की कोशिश की। हालांकि पुरातात्विकों द्वारा नियोजित मुख्य विधि खुदाई है, पर सर्वेक्षण और तथ्य विश्लेषण भी महत्वपूर्ण तरीकों का निर्माण करते हैं। पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य एकत्रित सामग्री को पुनर्प्राप्त, अभिलिखित, विश्लेषण और वर्गीकृत करना है। 2.3.2 अध्ययन के वर्तमान क्षेत्र। पुरातत्व मानववादी अध्ययन के साथ साथ एक विज्ञान के रूप में भी मौजूद है। एक मानवीय विषय के रूप में ये संस्कृति, लोगों, विचारधारा, शक्ति और कुछ भी विकसित करने जैसी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है जो समाजों के परिवर्तनों में प्रभावित हुए हैं। एक विज्ञान के रूप में यह उनके साथ जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर घटनाओं का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है। यह मनुष्यों के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए सापेक्ष और पूर्णकाल निर्धारण जैसे वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। पुरातात्विक मानव विज्ञान में निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्र हैं: पुरापाषाणकालीन मानव विज्ञान, पर्यावरण पुरातत्व, जातीय पुरातत्व, नवीन पुरातत्व या प्रक्रियात्मक पुरातत्व, न्यू आर्कियोलॉजी, अधिवासी पुरातत्व, उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व। पुरापाषाणकालीन मानव विज्ञान पुरापाषाण काल के लोगों का अध्ययन है। इस अध्ययन में मानव वंश और विकास का पुनर्गठन जीवाश्मों और कंकाल अवशेषों के अध्ययन के आधार पर पुनर्निर्मित किया जाता है जो कब्र के मैदानों से खुदाई करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन आरंभिक नर वानर विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से किए जाते हैं। निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए मानव जाति विज्ञान के विवरण का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए पुनर्निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को ऐतिहासिक, तुलनात्मक और जीवित माना जा सकता है।
पर्यावरण पुरातत्व संस्कृति पर और इसके विपरीत पर्यावरण के प्रभाव को समझने के प्रयास में पर्यावरणीय साक्ष्य का अध्ययन है। ये पूर्व के मानव समाजों के वातावरण का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक और जैविक तरीकों से पौधों, जानवरों और पराग कोर आदि के जीवाश्म अवशेषों का अध्ययन करता है। मानव जाति पुरातत्व के अध्ययन में नृजातीय विज्ञान एथनोग्राफी का उपयोग है। यह अध्ययन जीवन के तरीकों, धार्मिक मान्यताओं और अतीत की सामाजिक संरचना को समझने में मदद करता है। यह अध्ययन का एक आधुनिक रूप है। न्यू आर्कियोलॉजी या प्रक्रियात्मक पुरातत्व में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करना शामिल है जिनके द्वारा मनुष्य रहते थे, यानी मनुष्यों ने अतीत में कैसे कलाकृतियों का निर्माण किया और वे कैसे क्षीण हो गए। पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं कि कलाकृतियों का निर्माण कैसे किया जाता है और पुरातात्विक क्षेत्र ने प्राकृतिक या सांस्कृतिक कारणों को अध्ययन के समय के दौरान क्या किया है। इसे क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रक्रियात्मक पुरातात्विकों ने पिछले मानव समाज के अध्ययन में सांस्कृतिक ऐतिहासिक विधि का उपयोग किया। ये प्रवृत्ति 1960 से अमेरिका में विशेष रूप से सैली आर बिनफोर्ड और लेविस बिनफोर्ड की पुस्तक पर न्यू पर्सपेक्टिव्स इन आर्कियोलॉजी 1968 के बाद हुई, जहां उन्होंने एकत्रित जानकारी के विश्लेषण के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। पुरातात्विक अधिवास परिदृश्य में बस्तियों के अध्ययन और मनुष्यों द्वारा किए गए कार्यों पर पर्यावरण के प्रभाव से संबंधित है, जिनके अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि वो कुछ सिद्धांतों के अनुसार खुद को कैसे बनाते हैं। ये शहरी और ग्रामीण रिक्त स्थान के बीच साझा संबंधों के साथ संबंधित है। इन सभी संबंधों का पिछले परिस्थितियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने में पुरातात्विक और मानवजाति विज्ञान विशेषज्ञता के उपयोग के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक मानव विज्ञान से संबंधित पारंपरिक मुद्दों को प्रमुख महत्व दिया गया था। पुरातात्विक अधिवास इसलिए ये पुरातत्व के मुख्य क्षेत्रों में से एक है और इसे कभी कभी गैर स्थान पुरातत्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बड़े क्षेत्रों की जांच करता है। पुरातात्विक अध्ययन के इस रूप को पहली बार पेरू के वीरू घाटी में गॉर्डन आर विली द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया था। उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व, जिसे व्याख्यात्मक पुरातत्व भी कहा जाता है, एक विवादास्पद प्रक्रिया है। इसे अक्सर एक आंदोलन के रूप में जाना जाता है जो पुरातात्विक सिद्धांत से आरंभ होता है। उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व का सिद्धांत संवादात्मक पुरातत्व की प्रतिक्रिया और आलोचना के रूप में अस्तित्व में आया। उत्तर प्रक्रियात्मक विचारक महत्वपूर्ण सिद्धांतों, विशेष रूप से नव मार्क्सवाद, आधुनिकतावाद, नारीवादी पुरातत्व, संरचनावाद आदि समाज के सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के आरंभ में प्रक्रियात्मक पुरातत्व ने इंग्लैंड में और इसके बाद अमेरिका में अपनी उपस्थिति बनाई। इस प्रकार पुरातात्विक मानव विज्ञान का अध्ययन कंकाल अवशेषों, पराग आदि के साथ भौतिक अवशेषों की सहायता से इतिहास के पुनर्निर्माण के माध्यम से आयोजित किया जाता है। पुरातात्विक मानव विज्ञान जैसे विभिन्न पुरातात्विक या प्रक्रियात्मक पुरातत्व, पुरातात्विक अधिवास, जातीय पुरातत्व, पुरापाषाण मानव विज्ञान, पर्यावरण पुरातत्व और बाद में प्रक्रियात्मक पुरातात्विक पुनर्निर्माण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। 2.4 भाषाई मानव विज्ञान। भाषाई मानव विज्ञान मानव के भाषाओं के अध्ययन से संबंधित है। एक भाषाविद मानव विज्ञानी भाषा और संस्कृति व्यवहार के बीच संबंधों से सरोकार रखता है। भाषा मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और संस्कृति के संचरण केवल भाषा के माध्यम से संभव है। इस तथ्य के कारण भाषा को अक्सर संस्कृति के वाहन के रूप में जाना जाता है। भाषा मनुष्य को अतीत की परंपराओं को संरक्षित करने और भविष्य के प्रावधान करने में सक्षम बनाती है। भाषाई मानव विज्ञान समय के साथ भाषाओं के उद्भव और विचलन का अध्ययन करता है। प्रारंभ में ये शाखा गायब होने वाली भाषाओं के मूल विकास और बचाव के अध्ययन से संबंधित थी। समय के साथ भाषा के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक जीवन पर इसके प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया। आज भाषाई मानव विज्ञान एक अंतःविषय विज्ञान के रूप में मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान, जातीय भाषा और सामाजिक भाषा विज्ञान के सहयोग से काम करता है। 2.4.1 इतिहास और विकास। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के दौरान फ्रांज बोआस 1858-1942 ने मानव विज्ञान क्षेत्र आधारित किया और संस्कृति के मानव विज्ञान अध्ययन में भाषाई पहलुओं का अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया। वो विशेष रूप से मूल अमेरिकी भारतीय भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते थे और अपने छात्रों को समय के साथ भाषा के उभरने और विचलन का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अंततः भाषाई मानव विज्ञान को मानव विज्ञान अध्ययन के एक अभिन्न अंग के रूप में पहचाना जाने लगा। बोआस ने आगे के शोध के लिए इसे संरक्षित और बनाए रखने के प्रयास में लगभग विलुप्त जनजातियों की भाषा को दस्तावेजित करना शुरू कर दिया। बोस के इस मॉडल को तब सॉल्विजिंग मानव विज्ञान कहा जाता था और अब इसे आमतौर पर मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान के रूप में जाना जाता है।
मानव विज्ञान भाषा शब्द को फ्रांज बोआस के छात्र एडवर्ड सपीर 1884-1939 ने इजाद किया। उन्होंने भाषा को स्वैच्छिक रूप से प्रस्तुत प्रतीकों की एक प्रणाली के माध्यम से विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संचारित करने के लिए पूरी तरह मानव और गैर सहज तरीके से परिभाषित की। 19वीं शताब्दी भाषाविदों ने भाषाओं की व्याख्या करने और उन्हें समानता और असमानताओं के आधार पर परिवारों और उपपरिवारों में वर्गीकृत करने में लगे हुए थे। सपीर भाषा के आधार पर संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन में रुचि रखते थे। सपीर और उनके छात्र बेंजामिन ली वार्फ 1897-1941 ने भाषाई सापेक्षता पर एक परिकल्पना विकसित की जिसे लोकप्रिय रूप से सैपीर वार्फ परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। ये बताता है कि भाषा विचारों को प्रभावित करता है और बदले में सांस्कृतिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। ये परिकल्पना बोआस की सांस्कृतिक सापेक्षता की अवधारणा का एक विस्तार है। सरल शब्दों में उनका मानना था कि विभिन्न भाषा बोलने वाले समूहों के बीच मानव व्यवहार अलग अलग होगा, इसलिए समाज पर विभिन्न भाषाओं के प्रभाव और प्रभाव को समझने के लिए एक भाषा कभी भी आधार नहीं बन सकती। 1950 के दशक में वायर ने वक्ता की संवेदनशीलता को समझने के लिए व्याकरण के उपयोग के आधार पर अपना स्वयं का पद्धतिपरक और वैचारिक ढांचा विकसित किया, जिसे मेटाप्रेमेटिक्स कहा जाता है। 1960 और 70 के दशक में गंभीर आलोचनाओं के बावजूद भाषाई मानव विज्ञान के अध्ययन में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1980 के दशक में विशेष रूप से भाषा विचारधारा के समकालीन अध्ययन में विद्वानों द्वारा सैपीर और वार्फ की अवधारणाओं का उपयोग किया गया था। जर्मन विद्वानों जोहान गॉटफ्राइड वॉन हेडर 1744-1803 और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट 1767-1835 के कार्यों से प्रेरित होने के बाद साहित्यिक सापेक्षता और सपीर वार्फ परिकल्पना के माध्यम से सपीर और वार्फ की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया था। इंग्लैंड में मानव वैज्ञानिक ने क्षेत्रीय कार्य के दौरान स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर दिया। मालिनोव्स्की 1884-1942 ने इसके लिए सैद्धांतिक और पद्धतिपूर्ण ढांचा प्रदान करके एक मानदंड स्थापित किया। वो मूल भाषा में अध्ययन करने वाले पहले मानव वैज्ञानिक थे। मेलेनेशिया के ट्रॉब्रिड द्वीप निवासी के बीच अपने क्षेत्र के काम के दौरान वह मूल भाषा में बातचीत करने में सक्षम थे। मालिनोव्स्की ने कुल मिलाकर जीवन के तरीकों की व्याख्या करने के लिए लोगों की भाषा सीखने की आवश्यकता पर बल दिया। मालिनोव्स्की ने मूल भाषा के माध्यम से मूल मानसिकता को दस्तावेजित करने पर जोर दिया। 1950 के दशक में जातीय भाषा विज्ञान एथनोलिंग्विस्टिक के अध्ययन ने मानव विज्ञान संबंधी मुद्दों के संबंध में भाषा विज्ञान का अध्ययन किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में भाषाई मानव विज्ञान तेजी से विकास कर रहा था। वार्फ के अध्ययनों ने सैद्धांतिक समझ के लिए भाषा के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया और 1960 तक भाषाओं के अध्ययन को भाषाई मानव विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। इस अवस्था में भाषा की कलात्मकता और संस्कृति पर इसके प्रभाव पर अधिक जोर दिया गया था। एक समाजशास्त्री और मानव वैज्ञानिक डेल हाइम्स 1927-2009 को इस नाम को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। उन्होंने भाषाविद जॉन गम्पर्ज 1922 के साथ साथ ये भी कहा कि भाषा को सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में माना जा सकता है और इसे केवल मानवजाति विज्ञान विधियों के माध्यम से जांचा जा सकता है। यद्यपि मानव विज्ञान भाषा विज्ञान के पूर्व मॉडल बोलने के सांस्कृतिक संगठन जैसे मुद्दों पर पहुंचे, लेकिन भाषा विकास की अवधारणा को नज़रअंदाज कर दिया। 1980 के दशक के अंत में हाइग्स और गम्पर्ज के छात्रों ने भाषण, भाषा विविधता और सामाजिक बातचीत में भाषा के उपयोग के सामाजिक जीवन पर अध्ययन किया। वर्तमान में मानव वैज्ञानिक और भाषाविद दोनों की विषय में भिन्नता है, लेकिन दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। भाषाई मानव विज्ञान, जो भाषा और सांस्कृतिक व्यवहार के बीच संबंधों से संबंधित है, को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भाषा के उभरने और विचलन से संबंधित है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान या सामाजिक भाषा विज्ञान सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में भाषा की भूमिका से संबंधित है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान उन नियमों को भी खोजता है जो बताते हैं कि वास्तविक भाषण में ध्वनि और शब्द कैसे शामिल किए जाते हैं। भाषण का तरीका समाज दर समाज, कार्य, व्यवहार और संचार के आधार पर भिन्न होता है। संज्ञानात्मक मानव विज्ञान भाषाई मानव विज्ञान का परिणाम है जो उन सिद्धांतों को नियोजित करता है जिन पर किसी विशेष भाषा के वक्ताएं वर्गीकृत होते हैं और तथ्य की संकल्पना करते हैं। मानव विज्ञान ने एक तरफ जहां भाषा विज्ञान से सीखा है, वहीं दूसरी तरफ इसमें योगदान भी दिया है। 2.4.2 अध्ययन के वर्तमान क्षेत्र। भाषा के अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य अभी भी एक अभिन्न अंग बना हुआ है। भाषाई जांच में मानव विज्ञान पद्धतियों और तकनीकों का उपयोग एक शोधकर्ता भाषा और सांस्कृतिक व्यवहार के बीच संबंधों को समझने में सक्षम बनाता है। 1980 के दशक के बाद से भाषाई मानव विज्ञान के अध्ययन में भाषा समाजीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।
इसे समाजीकरण शब्द से अनुकूलित किया गया है, जो मानव विज्ञान में एक व्यक्ति को सामाजिक जीवन और इसके विभिन्न पहलुओं की मूल बातें सुनने और पढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। एलिनो ओचेज और बाम्बी सिचिफेलिन, जो भाषाविद और मानव वैज्ञानिक दोनों हैं, इस अवधारणा के अग्रदूत हैं। उन्होंने भाषा समाजीकरण को भाषा के माध्यम से और भाषा में समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। 1980 के दशक में भाषा विचारधाराओं की अवधारणा वैलेंटाइन वोलोशिनोव 1895-1936, मिखाइल बखतिन 1895-1975 और रोमन जैकबसन 1896-1982 जैसे विद्वानों के पुराने कार्यों के साथ कई भाषाई बुद्धिजीवियों द्वारा नए विचारों के साथ पुनः चर्चा की गई। उनमें से माइकल सिल्वरस्टीन 1945 जन्म, जो रोमन जैकबसन के एक छात्र थे, ने भाषा विचारधारा पर विस्तार करने की कोशिश की जिसे अब भाषाई मानव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। भाषा विचारधारा उन विचारों का तात्पर्य है जो भाषा से संबंधित हैं और समाज के सामाजिक। 1978 में तैयार विनम्रता के सिद्धांत में पेनेलोप ब्राउन 1944 जन्म और स्टीफन लेविंसन 1952 जन्म, दोनों सामाजिक भाषाविदों ने जोर देकर कहा कि विनम्र भाषण का उपयोग चेहरे की धमकी देने वाली कृत्यों को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत का कई विद्वानों द्वारा आगे विश्लेषण किया गया है। मॉरिस ब्लोच 1939 जन्म का कार्य दर्शाता है कि कैसे एक वक्ता सत्ता में शब्दों के उपयोग के माध्यम से प्राधिकरण और नेतृत्व को बनाए रखने में सक्षम है। भाषाई मानव विज्ञान ने अपनी स्थापना के दिनों के बाद एक लंबा सफर तय किया है। हमें सिद्धांतों को समझने के लिए भाषाई मानव विज्ञान के अध्ययन के महत्व का एहसास हुआ है, जिसके आधार पर किसी विशेष भाषा के वक्ता मानव समाजों में व्यवहार करेंगे और भाषाओं का विस्तार व उद्भव होगा। 2.5 सारांश। मानव विज्ञान की 4 शाखाओं के बीच पारस्परिक संबंध और अंतःस्थापिता मानव विज्ञान के अनुशासन के समग्र अभिविन्यास को सुनिश्चित करती है। मानव विज्ञान की 4 शाखाओं के अध्ययन की विषयवस्तु कुल मिलाकर मनुष्य के अध्ययन के बहुआयामी पहलुओं को दर्शाती है। निम्नलिखित 4 शाखाएं मानव जीव विज्ञान, संस्कृति और भाषा से संबद्ध हैं: शारीरिक या जैविक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान और भाषाई मानव विज्ञान। शारीरिक या जैविक मानव विज्ञान मानव शरीर, आनुवांशिकी और जीवित प्राणियों के बीच मनुष्य की स्थिति का अध्ययन करता है। यह मनुष्य की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। ये जीव विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करता है और शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, प्राणीशास्त्र, जीवाश्मिकी और अन्य के निष्कर्षों का भी उपयोग करता है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में सामाजिक व्यवहार, मानवीय व्यवहार, विचार और भावनाओं और सामाजिक समूहों के संगठन में पारंपरिक तरीके का गहन अध्ययन शामिल है। पुरातात्विक मानव विज्ञान में मानव जीवन के भौतिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है, लेकिन ये पुराना है। ये कंकाल अवशेषों, पराग आदि के साथ भौतिक अवशेषों की सहायता से इतिहास के पुनर्निर्माण से संबंधित है। पुरातात्विक मानव विज्ञान विभिन्न पुरातात्विक या प्रक्रियात्मक पुरातत्व जैसे पुरातात्विक अधिवास, जातीय पुरातत्व, पुरापाषाणकालीन मानव विज्ञान, पर्यावरण पुरातत्व, उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व आदि पुनर्निर्माण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। भाषाई मानव विज्ञान मानव की भाषाओं के अध्ययन से संबंधित है। मानव वैज्ञानिक विशेष रूप भाषा और संस्कृति के व्यवहार के बीच संबंधों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। भाषा मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और संस्कृति के संचरण केवल भाषा द्वारा ही संभव है। संक्षेप में, मानव विज्ञान की प्रत्येक शाखा के सैद्धांतिक और वैचारिक ढांचे एक अलग पहचान बनाए रखने के समय और स्थान के साथ समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करता है और यही मानव विज्ञान के अध्ययन की विशिष्टता को बरकरार रखता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।